हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, क्लास 12th में हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2020 का सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आपने कल जल लवणता तक, मृदा लवणता तक हमने कर लिया था। आगे से हम आज जो नेक्स्ट क्वेश्चंस थे अगले, उनको समझेंगे। चूंकि वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और उनको हम सॉल्व करेंगे। कल के सेशन में हम लोगों ने फसल की वृद्धि पर वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी, क्रॉप ग्रोथ में इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी, वो वाला हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। अब 2 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन भाग का पूछा गया है, शुक्र जनन एवं अंड जनन का केवल आरेखीय निरूपण कीजिए। यानी कि केवल आपको डायग्रामेटिक व्यू में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बारे में दिखाना है। 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपका 1 नंबर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जाएगा और 1 नंबर आपका oogenesis के लिए जाएगा। यानी कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये 2 भाग में पूछा गया है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2+1। 1 नंबर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, 1 नंबर आपको oogenesis के लिए और 1 नंबर आपको एक प्रारूपी द्विबीजपत्री भ्रूण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। यानी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर डायग्राम आपको अच्छे से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आता है तो ये 3 मार्क्स आके प्रॉपर सिक्योर हो जाएंगे। बच्चों, ये बायोलॉजी का 2020 का क्वेश्चन पेपर जो हमने सॉल्व किया था, इसमें पहला दूसरा क्वेश्चन आपका कैसा था, बहुविकल्पीय प्रकार का प्रश्न था। आपका प्रश्न क्रमांक संख्या अनिषेक जनन के बारे में था। आपका प्रश्न क्रमांक संख्या 6 था जिसमें ओपेरॉन के बारे में पूछा गया था। प्रश्न क्रमांक संख्या 7 में आपका प्रतिजैविकों के नाम पूछे गए थे। प्रश्नांतर क्रमांक संख्या 8 में आपका इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के बारे में पूछा गया। 9 में आपको प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रीट किए जाने वाले 2 हार्मोन्स के नाम बताने थे और 10 में आपको भ्रूण कोश का डायग्राम बनाना था। डायग्राम्स को आपको रिवाइज करना है, क्योंकि डायग्राम्स को बनाने के आप क्वेश्चन पेपर को देख के ये समझ सकते हैं कि डायग्राम कितना ज़्यादा पूछा जाता है ना। प्रश्न संख्या 13 में आपका इम्यूनिटी सिस्टम के 4 अंगों के बारे में पूछा गया था। आपका प्रश्न संख्या 14 में जैव उर्वरकों के बारे में पूछा गया था। प्रश्न संख्या 14 का ही आपने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिखाया। फिर आपका प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 15 में पशुपालन की क्या भूमिका है मानव कल्याण में, वो आपने लिखा। ठीक है। उसके बाद बच्चों, आपने प्रश्न संख्या 16 में ऊतक संवर्धन के बारे में लिखा और उसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिया। विषाणु रहित पादप कैसे तैयार करते हैं उसको भी आपने डायग्राम बना के अच्छे से समझाया। वैश्विक उष्णता के बारे में भी आपने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया, जिससे मार्क्स जो है वो अच्छे आप सिक्योर कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 18 में आपने मृदा लवणता के बारे में पूछा और प्रश्न संख्या 18 का ही सेकंड पार्ट आपका वाटर लॉगिंग जो था वो रह गया था, तो उसको भी आप लिख लेंगे, वाटर लॉगिंग, है ना। हम लिखेंगे यहाँ पे वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग, इसको लिखेंगे वह स्थिति जब मृदा में लगातार पानी, जब मृदा में लगातार पानी भरा रहता है, भरा रहता
है, जिसके कारण मृदा में वातन, जिसके कारण मृदा में वातन अर्थात वायु लगभग समाप्त हो जाती है, लगभग समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है तथा मृदा के समस्त लवण तथा मृदा यानी कि सॉइल के समस्त लवण ऊपर आ जाते हैं, समस्त लवण ऊपर आ जाते हैं, जिस कारण पौधे को पर्याप्त मात्रा में लवण नहीं मिल पाते, पर्याप्त मात्रा में लवण व वायु, लवण व वायु नहीं मिल पाते हैं तथा पौधे की क्या हो जाती है, यदि लवण और वायु नहीं मिलते तो पौधे की मृत्यु हो जाती है। तो इस परिस्थिति को हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, वो इम्पॉर्टेंट है जिसको आपको केवल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। तो प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या आपका है 19। प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 19। इसमें आपको किसके बारे में पूछा गया है, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, इसमें आप सबको पता है कि 3 प्रावस्थाएं आती हैं, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और मैच्योरिटी वाला फेज या मैच्योरेशन फेज, जिसको आप परिपक्वन प्रावस्था कहते हैं। तो किस तरह से आप इसको, सबसे पहले क्या देख रहे हैं यहाँ पे हम, प्रीमॉर्डियल जर्म सेल होती है ना 2n, प्रीमॉर्डियल जर्म सेल होती है 2n, है ना, साथ साथ लिखते चलेंगे। ये है आपकी प्रीमॉर्डियल जर्म सेल, प्रीमॉर्डियल जर्म सेल। ठीक है, अब प्रीमॉर्डियल जर्म सेल में क्या होती है, माइटोसिस होती है, मतलब सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे क्या हो रही है, माइटोसिस। माइटोसिस के दौरान क्या होता है, नई सेल्स डेवलप होती हैं और आप सभी को पता है कि इसी तरीके से सेल्स जो है डेवलप होती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी और ऐसे। ठीक है, ये जो है ये क्या कहलाते हैं आपके, ये कहलाते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया।
गोनिया कहलाते हैं। ठीक है, ये कौन सी फेज है आपकी? ये मल्टीप्लिकेशन फेज है, यानी कि अब इसमें क्या हो रही है, संख्या बढ़ रही है, तो ये आपकी है मल्टीप्लिकेशन फेज। ये है आपकी गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज। गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, सेकेंड फेज आपकी आती है बच्चों वृद्धि प्रावस्था, जिसे आप ग्रोथ फेज कहते हैं। दूसरी वाली क्या आती है? वृद्धि प्रावस्था, जिसे आप ग्रोथ फेज कहते हैं ये। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन होता है ना। ये क्या है आपका? प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट है। ये क्या है आपका? प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है आप सबको पता है कि डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल्स बनेंगे, यहाँ पे N और N। ठीक, जो फिर से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट को लिखना नहीं भूलेंगे, पॉइंट लिखना, नामांकन करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपने स्पर्मेटोगोनिया लिख दिया, ये बीच का फेज आपका क्या है? वृद्धि प्रावस्था कहलाती है। बीच का फेज आपका कहलाता है वृद्धि प्रावस्था। ये वाली आपकी है वृद्धि प्रावस्था, यानी कि ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज। ठीक है, अब ग्रोथ फेज में क्या होता है? यहाँ पे आपका ये आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, और ये क्या है? ये आपका फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन है। ये कौन सा है? फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फिर से डिवीजन हुआ, आप सबको दिख रहा है ये फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन है, और यहाँ पे आपका ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और ये सेकेंडरी मैचुरेशन डिवीजन है। ये आपका क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, और ये आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और ये क्या है आपका? सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन। सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन। ठीक है, अब इसके बाद बस यही जो है हैप्लॉइड गैमीट्स हैं, और ये आपका स्पर्म के रूप में बदल जाते हैं, है ना। तो ये क्या है? ये आपके स्पर्म के रूप में बदल जाते हैं, यानी कि एक स्पर्मेटोगोनिया से आपका 4 ये आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, है ना। इस प्रोसेस को, स्पर्मेटेड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, और ये पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है। यहाँ पे ये क्या है? ये आपके स्पर्मेटेड हैं। ये क्या है? ये है स्पर्मेटेड, स्पर्मेटेड, और इनसे ये बनने की जो प्रोसेस है, ये क्या है? ये स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। स्पर्मियोजेनेसिस
जेनेसिस। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब इसमें केवल आपको इस वाले फेज का नाम लिखना है, ये है आपकी मैचुरेशन फेज। यह है आपकी मैचुरेशन फेज, जिसको आप परिपक्वन प्रावस्था कहते हैं। परिपक्वन प्रावस्था या मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज। ठीक है, तो ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है। समझ में आया? 3 प्रावस्थाएं होती हैं। गुणन प्रावस्था नंबर 1, ग्रोथ फेज वृद्धि प्रावस्था नंबर 2, और नंबर 3 पे आपका मैचुरेशन स्टेज यानी कि परिपक्वन की प्रावस्था। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स में माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप क्या होती है? संख्या में वृद्धि होती है, यानी मल्टीप्लाई करता है अपनी संख्याओं को। एक स्पर्मेटोगोनिया से, नीचे दिखाया गया आपको एक स्पर्मेटोगोनिया, जिसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, उसमें फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन के फलस्वरूप 2 हैप्लॉइड गैमीट्स बन जाते हैं, और उसमें भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, जिनको आप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, उनमें सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन के फलस्वरूप क्या बनते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस के बाद स्पर्म्स का निर्माण हो जाता है। क्वेश्चंस में बहुविकल्पीय में भी पूछा जा सकता है कि एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनते हैं, तो यहाँ पे अगर ये एक स्पर्मेटोगोनिया है, उससे कितने हुए? 4 स्पर्म बन रहे हैं। ठीक है, ये प्रोसेस ऐसा ही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे, इससे आपका 1 अंक सिक्योर होता है। इससे आपका 1 अंक जो है वो सिक्योर होता है। नेक्स्ट पार्ट में आपको oogenesis के बारे में पूछा गया है, यानी कि नेक्स्ट पेज पे हम oogenesis के बारे में लिखेंगे। उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमको बताना है। oogenesis के बारे में भी आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ही बताना है। तो ये भी आपका कैसे होगा? इसमें आपका 3 फेजेस इसमें भी होती हैं बच्चों, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज, लेकिन प्रोसेस एकदम डिफरेंट है। इसको कैसे लिखेंगे आप? इसको लिखने के लिए, समझने के लिए देखते हैं। ये है आपका 2n, जो आपका प्रीमोर्डियल जर्म सेल है। प्रीमोर्डियल जर्म सेल है। यहाँ पे भी आपकी मल्टीप्लिकेशन फेज है, यानी कि माइटोसिस डिवीजन हुआ। ये क्या है? माइटोसिस डिवीजन हो। उसके बाद क्या हुआ? अपनी संख्या को बढ़ाया गया। अपनी संख्या को क्या किया गया? बढ़ाया गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके oogonia। ये क्या कहलाते हैं? oogonia। ये क्या कहलाते हैं? oogonia। और ये क्या फेज है? ये है आपका मल्टीप्लिकेशन फेज। ये है आपका गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज। गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपका। अब एक oogonia से आगे प्रोसेस देखेंगे। ये आपका यहां से ये क्या है? इसको हम लिखेंगे प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocytes, ये सारे के सारे जो है वो प्राइमरी oocytes कहलाते हैं। ये क्या हुआ? इसमें जब डिवीजन हुआ, तो इसमें डिवीजन के फलस्वरूप क्या हुआ? हैप्लॉइड गमीट्स का निर्माण हो गया। किनका निर्माण हो गया? हैप्लॉइड गमीट्स का निर्माण हो गया। अब उसमें फिर से
और एक एग का निर्माण हुआ। ठीक है, अब इसमें हम लेवलिंग करना नहीं भूलेंगे, सही से नामांकन जरूर करेंगे, डिवीजन कौन कौन से कहाँ कहाँ पे हो रहे उसको भी लिखेंगे। ये है आपका फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन, ये है आपका फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन। ठीक है, उसके बाद आपका ये है आपका सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, और ये है आपका सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन। ये कौन सा है आपका सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन। और उसके बाद ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका ऊटिड, ऊटिड, और ये है आपका एग। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 2n में आपका ये वेस्टेज, एक ऊगोनिया से, एक प्राइमरी oocyte से एक ही एग डेवलप होती है ना। तो जो बनते हैं उनका एक्स्ट्रा वो क्या होते हैं, ये आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाती है। ये क्या कहलाती है, ये आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी डेवलप नहीं होती और डिस्ट्रॉय हो जाती है। और उसके बाद एक और सेकेंड पोलर बॉडी बनती है, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, 3 फेजेस आपने देखे, ये है फेजेस आपके सेम ही होंगे। ये है आपकी ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रावस्था, यानी कि ग्रोथ फेज। और उसके बाद ये है आपकी मैच्योरेशन फेज, यानी कि परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था यानी कि मैच्योरेशन फेज। ठीक है, 3 फेजेस है ना। आपका oogenesis में एक प्राइमरी oocyte से एक एग का निर्माण होता है। oogenesis की प्रक्रिया में एक प्राइमरी oocyte से, इसको हम बॉक्स में लिखेंगे, oogenesis में एक प्राइमरी oocyte से एक एग का निर्माण होता है। ये लिख लेंगे याद रखने के लिए, क्योंकि इसमें आपका जब स्पर्म के फॉर्मेशन में आपने देखा यहाँ पे कितने का निर्माण हो रहा है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स का निर्माण हो रहा है। इसको भी आप बॉक्स में कहीं लिख लेंगे कि इसमें एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट
साइट्स से 4 स्पर्म्स का निर्माण होता है। है ना। तो ये थोड़ा सा क्विक, क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपका प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 19 का जो पहला पार्ट पूछा गया था, ये आपका 1 अंक सिक्योर करता है। केवल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, तो आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, लेवलिंग करनी है सही तरीके से, और 1 मार्क्स आपके सिक्योर होते हैं। ये केवल 1 नंबर का है। नेक्स्ट जो आपका oogenesis पूछा गया है, ये भी आपको 1 नंबर दिलवाता है, यानी कि 1 अंक इसके लिए भी आपको मिलेंगे। और इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में आपको एक द्विबीजपत्री भ्रूणपोष की भी डायग्राम आपको दिखानी है, और 1 नंबर का वो भी आपका पार्ट है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में आपका जेनेटिक्स वाले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो जब आप ये क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो आपको क्या चीज समझ में आ रही है कि जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या यानी कि क्लास 12th के बोर्ड में चित्रात्मक निरूपण बहुत इम्पोर्टेंट है। निरूपण कैसे हैं, इम्पोर्टेंट हैं, और उस पे मार्क्स भी मिलते हैं। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने 2020 जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हुए ये चीज़ देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में पूछे गए हैं, चित्रात्मक निरूपण के रूप में पूछे गए हैं। तो इसलिए चित्रों को हल्के में न लेते हुए डायग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और जो आपके फ्लो चार्ट्स कराए गए हैं, जो किसी भी क्रिया को चित्र के द्वारा समझाया गया है फ्लो चार्ट के द्वारा, उसको भी आप समझेंगे। जैसा कि आपने आज स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का रिवीजन भी हो गया आपका साथ साथ, और क्वेश्चन पेपर को भी आपने सॉल्व किया। अगले सेशन में हम इसी क्वेश्चन पेपर के बचे हुए प्रश्नों को और सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।